नमस्ते फ्रेंड्स। बी एंड अमित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। बहुत बहुत स्वागत है मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 में आपका। शुरू करते हैं मौर्य एम्पायर पार्ट 2। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था कुम्हराहार पटना में। दोस्तों, ये तो ठीक है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकती है? तो ये एरियन ने कहा है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो यह किसने कहा है? तो यह फाहियान ने कहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने गया के निकट बराबर के पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, अशोक ने करवाया था। और ये 4 गुफाएं थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। ठीक है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। ठीक है, दशरथ ने करवाया था प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण। ठीक है, दशरथ कौन था? तो दशरथ क्या था? अशोक का ही पुत्र था। ठीक है, अशोक का पुत्र था। और एक बार आप जान लीजिए कि बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, और वो 4 गुफाएं थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। और ठीक इनके पुत्र जो थे दशरथ। ठीक है, दशरथ जो थे इसके पुत्र अशोक का, तो इसने करवाया। ठीक है, प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण। ठीक है, प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था। इसने क्या किया कि नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। ठीक है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है ये दीदारगंज पटना से। ठीक है, दीदारगंज पटना से चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। इसे स्त्री रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो चामर ग्राहिणी यक्षी को स्त्री रत्न के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि स्त्री रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो चामर ग्राहिणी यक्षी पे आपको टिक लगाना होगा। और ये कहाँ प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज पटना में प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है लोहानीपुर पटना से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लोहानीपुर पटना से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है ये मेगास्थनीज ने किया है। बहुत ही अच्छा से विवरण किया है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर को, इसके सुंदरता को, भव्य सुंदरता को वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? देखिए, ये काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, बीपीएससी 45वीं में पूछ चुका है यह क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी दोस्तों। ठीक है, पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो पाटलिपुत्र
भेजा था। किसने भेजा था? तो बिंदुसार ने भेजा था। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिंदुसार ने भेजा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक यानी उपनाम धारण किया था? तो ये स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था यानी पाटलिपुत्रक। ठीक है, अपने आप को पाटलिपुत्रक कहता था। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। किस विद्वान के अनुसार ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को पाटलिपुत्र कहता था? तो स्ट्रैबो के अनुसार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनानी दूत डिमोलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो बिंदुसार के शासन के दरबार में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी 39वीं में पूछ चुका है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो ये मगध का जो सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ से। ठीक है, भाब्रू स्तंभ से स्वयं को मगध का सम्राट बताया है अशोक ने, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी 40वीं में पूछा गया है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि आवाजिकों के लिए किया, लेकिन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। तो बराबर गुफाओं को किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों के लिए किया गया अशोक द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये तो सभी जानते होंगे। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? एक बार फिर से सुन लीजिए कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेगास्थनीज का है। ठीक है दोस्तों, यह कथन मेगास्थनीज का है, ये आपको याद रखना है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य प्रशासन के संबंध में ये जो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि मौर्य प्रशासन के संबंध में यह केंद्रीयकृत थी प्रशासन, करों का बोझ अधिक था। ठीक है, इसके अंडर में करों का बोझ अधिक हो गया था, केंद्रीयकृत थी ही, प्रशासन तंत्र कठोर था। ठीक है, मौर्य प्रशासन जो था वो बहुत ही कठोर था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर में अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है देखते हैं। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। ठीक है, तो धर्म विजय की नीति अपनाई थी अशोक ने, ये भी सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, ये भी सही है, विदेशों से संबंध स्थापित किया था। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय भी किए थे। तो ये तीनों सही है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? ठीक है, देवनामपिय के नाम से, देवनामपिय एक तरह से उपनाम हो जाएगा। तो देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो ये अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को पाटलिपुत्र कहा था। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार। तो ये देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो अशोक ने किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। धाम महामात के कार्य क्या थे? धाम महामात के कार्य क्या थे? तो धाम महामात के कार्य जो थे
ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि धाम नीति या क्रियान्वयन, ठीक है, धाम नीति हो जाएगा। लोगों के बीच दान वितरण करना, ये भी हो गया, ठीक है, लोगों के बीच दान वितरण, ये भी ठीक है। जन कल्याण के उपाय भी, तो धम्म महामात्र के कार्य अशोक द्वारा किया गया था, तो ये सभी थे, तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? तो ये जो हो जाएंगे कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजुक। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक नहीं थे, इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? ठीक है, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो देखिए, मौर्यकालीन विद्वान में कौटिल्य का आता है, ठीक है। मौर्य काल में कौटिल्य थे, ठीक है, और पाणिनि थे, ठीक है, ये उपावर्ष थे, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण, ठीक है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। सुंदर उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सुंदर उदाहरण हो जाएंगे हमारे पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, ठीक है, तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, ये भी ठीक है। दीदारगंज की यक्षी, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाएं, ये भी है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण ये तीनों है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, राजगीर की सोन भंडार गुफा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक की धाम नीति की जानकारी मिलती है। अशोक की धाम नीति की जानकारी मिलती है, देखिए, अशोक की धाम नीति की जानकारी द्वितीय शिलालेख से भी मिलती है, द्वादश शिलालेख से भी और 7वें शिलालेख से भी। ये 2, 7 और 10, ठीक है, 2, 7 और 10 शिलालेख से मिलती है, तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में दान और धम दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये 9वें शिलालेख में, ठीक है, 9वें शिलालेख में अशोक के दान और धम दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो ये देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के दौरान कौन से कारण इसमें जो था वो शामिल नहीं है। देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन विदेशी आक्रमण से भी हुआ, कुछ अयोग्य शासक से भी हुआ मौर्य साम्राज्य का पतन, कुछ, और प्रांतीय विद्रोह के कारण भी हुआ, ठीक है, लोकल विद्रोह, प्रांतीय विद्रोह के कारण भी हुआ। तो ये तीनों सही है, लेकिन आर्थिक संकट मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण नहीं बना कभी भी। तो आर्थिक संकट मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण कभी भी नहीं बना, अतः ये आर्थिक संकट जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है, ये आर्थिक संकट जो है ये शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है, तो ये आर्थिक संकट जो था ये शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।